Hi everyone, I am your Rajesh. Welcome to the RJ's Academy. दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं अपने कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, विच इज़ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। और देखिए दोस्तों, चाहे आप नए सिलेबस के हैं या पुराने सिलेबस के, इक्वली रेलेवेंट है आपके लिए। और इवन इंस्टीट्यूट ने जो आपकी मॉड्यूल चेंज करी है, बेसिकली कॉस्टिंग में एक डॉट तक चेंज नहीं करा। क्वेश्चन के नंबरिंग भी सेम है, सब कुछ सेम है। हाँ, जो नया वाला मॉड्यूल आया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, खूबसूरत है, पिंक कलर में डाला गया है। कोई बात नहीं, आइए हम देखते हैं इस चैप्टर को। दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी है। ठीक है, मैं इस चैप्टर के बारे में 3 बातें आपको बता दूं कि इजी तो ये बहुत ज़्यादा है। आपको इतना लगेगा ना कि महज आपने बस एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाने आता है, वो बहुत है। ये इवन उससे भी इजी है। बशर्ते आपको क्या करना होगा कि इस चैप्टर में ना कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे, कुछ ऐसे की पॉइंट्स आएंगे, वो आपको कवर करने होंगे, क्योंकि वो इंटायरली नए होंगे। आप जानते हैं बिज़नेस ये कंस्ट्रक्शन का है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम उसी के बारे में तो पढ़ते हैं। तो इससे होने वाले कुछ बेसिक टर्म्स हैं, पहले हम वो डिस्कस करेंगे, एंड देन हम जितनी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं मॉड्यूल में वो ख़त्म करेंगे। और देखिए, आपके मॉड्यूल में ना मैं बता दूं, टोटल ना 13 प्रॉब्लम्स हैं और मैं सारे के सारे कराऊंगा। ठीक है, इवन एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मैं वो भी करा दूंगा, कुछ बचेगा ही नहीं। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी होगी उन्हीं क्वेश्चन की, और एग्ज़ाम में कहीं से भी बाहर से नहीं आएगा। बच्चे थोड़ा सीरियस होकर आप इस चीज़ को ध्यान देंगे, बहुत ही ईजी है। और अच्छी बात यह है कि ना स्कोरिंग चैप्टर है। आपको एग्ज़ाम में मिनिमम ये 8 मार्क्स में बच्चे मिलेगा ही मिलेगा, और करना कुछ नहीं है। ठीक है, तो आइए, चैप्टर बहुत ईजी है, इंटरेस्टिंग है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप पूछिए मत कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसा एक भी एग्ज़ाम नहीं गया जिस बार ये एग्ज़ाम में आया ना हो। आइए, मैंने बहुत ही अच्छे से कुछ डायग्रामेटिकली फॉर्म में आपके लिए डिज़ाइन करा है कॉन्ट्रैक्ट को समझाने के लिए। देखिए, एक एग्जांपल से पहले इसका हम बेसिक समझते हैं, और फिर हम इसके छोटे छोटे जितने भी टर्म्स हैं वो सब समझेंगे, और जल्दी ही हम प्रैक्टिकल करके इस चैप्टर को ओवर कर देंगे। मैक्सिमम 4 to 5 लेक्चर्स में, छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे 1.5 आवर के। आइए देखिए बच्चे, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ठीक है, आप तो जानते ही होंगे, इंडिया की सबसे बड़ी हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, इसने क्या करा है कि इसके पास ना एट अ टाइम 3 कंस्ट्रक्शन इसके चल रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे समझिए, एक कंस्ट्रक्शन जो है आपका वो मुंबई में चल रहा है, दूसरा बेंगलोर में चल रहा है, और तीसरा दिल्ली में चल रहा है। और ये जो इंगेज है ना, किस चीज़ में, जो दिल्ली मुंबई में ना आपके रोड बन रहे हैं, ठीक है, बेंगलोर में शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं, और दिल्ली में मेट्रो का काम चल रहा है, मेट्रो के कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। बच्चे, बेसिकली आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या निकालते हो? क्या इस कॉन्ट्रैक्ट कंपनी का प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे? प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे? नहीं भैया, उसके लिए हमें तो मतलब ही नहीं है। आपको इस कंपनी के, इस पर्टिकुलर कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकालना। ठीक है, तो भैया फिर हमें निकालना क्या है? इस चैप्टर में ना इस एक एक सेपरेट इंडिविजुअल जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना इंडिविजुअली, ठीक है, इसमें टोटल कॉस्ट कितने निकले, मतलब कितने लगे, और इससे कितना प्रॉफिट या लॉस जनरेट हुआ, आपको सेपरेटली बस वो बनाना है। तो इट मीन्स मैं कह दूं कि आप सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओगे। ठीक है, कोई भी एक दूसरे से मतलब हमें नहीं रहेगा। ठीक है बच्चे, तो ऐसे करके हम इसका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। आइए, इसमें कुछ डेफिनेशन है, छोटी छोटी बातें, हम उसे डिस्कस करते जाते हैं। पहले तो डेफिनेशन क्या है भैया? देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन अग्रीमेंट। आप सभी जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक अग्रीमेंट है बिटवीन 2 पार्टीज़। वो पार्टीज़ कौन कौन से हैं भैया? पहला कॉन्ट्रैक्टर और दूसरा कॉन्ट्रैक्टी। ठीक है, ये 2 लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं, और एक अग्रीमेंट करते हैं कि सुनो कॉन्ट्रैक्टर, मुझे ना कुछ बनवाना है, मुझे ना मेरे लिए एक बिल्डिंग बनवानी है। ठीक है, आप बना दो। ठीक है, तो कहता है कॉन्ट्रैक्टर कि हाँ ठीक है मैं बना दूंगा, और म्यूचुअली आप लोग क्या डिसाइड करते हो? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है, आपने जिस तरीके से बोला होगा कि मुझे एक 5 बिल्डिंग की घर बनानी है अपने लिए, ठीक है, और बहुत ही लग्जरी लेविश होनी चाहिए, आपने ये बहुत कुछ बताया, उसको ऐसा होना चाहिए, वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कोट करके देगा कि हाँ ठीक है आप 5 करोड़ दे देना और वो बन जाएगा।
ठीक है, आइए मैंने आपको बता दिया कि सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा फॉर सेपरेट कंस्ट्रक्शन वर्क। ठीक है, आइए दूसरा, भैया हु इज़ कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, देखिए कॉन्ट्रैक्टर कौन है? द वन हु अरेंजेस ऑल द रिसोर्सेज लाइक मटेरियल, लेबर, मशीन एट्सेट्रा। बेसिकली मैं कह दूं कि एक कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज, एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह यूज़ होती हैं, वो सारा का सारा जो अरेंज करता है उसे हम कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। ठीक है, हाँ भैया, बेसिकली द पर्सन वो अंडरटेक्स द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। और कॉन्ट्रैक्टी कौन है? जो इस कॉन्ट्रैक्ट को देता है, द पर्सन हु गिव्स द कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको क्लियर है। आगे देखिए, इस चैप्टर का ना ऑब्जेक्टिव क्या है। मैंने अभी आपको ऑब्जेक्टिव बताया कि इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से, इस कॉन्ट्रैक्ट में कितना टोटल खर्चा आएगा वो जानना, और दूसरा इससे कितना प्रॉफिट या लॉस और जनरेट करा हमें वो जानना है। ठीक है, आइए हमने पढ़ा कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर, टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क एंड प्रॉफिट ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट कैरिड आउट बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, छोटे छोटे थ्योरी की फॉर्म में हम इसे समझते चलते हैं। देखिए बच्चे, जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये नॉर्मल जो आप देखते हैं कि गली मोहल्ले में, जैसे कि आप ही का मान लीजिए आपका घर बन रहा है और आपने देखा कि 4 महीने 3 महीने में वो बन के तैयार हो जाता है। बेसिकली हम इन छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अब जैसे मैंने कहा कि दिल्ली मेट्रो, क्या ये 1 साल में बन के तैयार हो जाएगा? या फिर एक बहुत ही बड़ा शॉपिंग मॉल, ठीक है, वो 1 साल में बन के तैयार हो जाएगा? नहीं। तो देखिए, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है। जनरली ना इसमें 2 टाइप्स के आते हैं। कौन सा? एक वो कॉन्ट्रैक्ट जो 1 साल में बन के तैयार हो जाएगा, मतलब 1 साल में ख़त्म हो जाएगा। हमने कोई कंस्ट्रक्शन 1 ही साल में ख़त्म कर दिया, कोई छोटा प्रोजेक्ट था, तो अब थोड़ी इसकी अकाउंटिंग नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर तक लेके जाओगे? नहीं। तो हमने कहा कि इस चैप्टर में 2 तरह के हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। पहले वो जो विद इन 1 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं, और दूसरे वो जो 2 साल, 3 साल और 4 साल में ख़त्म होते हैं। डिपेंड करता है क्वेश्चन ने किस टाइप का दे रखा है। ठीक है, तो आइए मैंने कुछ थ्योरी लिखी है कि जनरली इट टेक्स मोर देन 1 ईयर टू कंप्लीट, हावेवर सम कॉन्ट्रैक्ट्स आर कंप्लीटेड विद इन अ ईयर। देखिए, तो जो कॉन्ट्रैक्ट 1 साल में ही ख़त्म हो जाएंगे ना, उसका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना बहुत इजी है। बस एक छोटा सा ट्रेडिंग जैसा आप कुछ बनाओगे, इसका अकाउंट ट्रेडिंग जैसा ही होता है, और ये बन के तैयार हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। प्रॉफिट निकाल लोगे, टोटल कॉस्ट निकाल लोगे। ठीक है, लेकिन हाँ, दिक्कतें वहाँ आएंगी, दिक्कतें नहीं आएंगी। बेसिकली कुछ दिक्कत जैसा नहीं है, प्रोसेसिंग हो जाएगा। सेम चीज़ आपको जो 1 साल के लिए करा वही 2 साल के लिए करोगे, अगेन फिर 3 साल के लिए करोगे। कॉन्ट्रैक्ट जितना लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होगा उतना ही उस ईयर का आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना होगा। आइए बच्चे, हम पहले सीखते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो 1 साल में बनकर तैयार हो जाता है उसकी फॉर्मेटिंग कैसे होगी। मैं एक बात बताऊं आपको, आप ट्रेडिंग अकाउंट से प्लीज़ इसे रिलेट करना अपने, या फिर ऐसे आप समझो कि जितने भी एक्सपेंसेस आपने इनकर्ड करे इस पर्टिकुलर, मैंने बार बार फोकस कर रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मतलब कि एक ही कॉन्ट्रैक्टर के अगर 2 साइट पे काम चल रहे हैं तो क्या आप दोनों के एक ही कॉन्ट्रैक्ट में दिखाओगे? नहीं। आपने अभी मेरे से पढ़ा था कि सेपरेट अकाउंट आप बना रहे हो, मतलब सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हो सेपरेट कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से आपने जितना मटेरियल खर्च करा, जितना लेबर, जितने ओवरहेड, जितने डेप्रिसिएशन, जितने कोई भी अदर एक्सपेंसेस, वो प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, मतलब सिर्फ इसी से रिलेटेड होनी चाहिए। तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं आप सबको डेबिट कर दो, चाहे वो डायरेक्ट नेचर का हो, इनडायरेक्ट नेचर का हो। हाँ बच्चे, एग्ज़ाम में मोस्टली ऐसा देखा गया है कि एक एमसीक्यू बनता है कि कॉन्ट्रैक्ट में ना जनरली डेबिट नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं। हाँ, तो होते हैं, ज़्यादातर ना आपको देखा जाएगा तो सारे डेबिट नेचर के ही होते हैं। कुछ हो जाएंगे जो इनडायरेक्ट नेचर के होंगे, लेकिन हमें क्या, चाहे वो डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, अगर एक्सपेंसेस हुआ है इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए तो हम डेबिट कर देंगे। ठीक है बच्चे, तो मैंने डेबिट का सारा दिखा दिया। क्रेडिट में आप क्या दिखाते हो? क्रेडिट में ना भैया हम अपने सेल दिखाते हैं, सेल। अब ये सेल ना थोड़ा यहाँ इसका नाम बदल जाता है। ठीक है, ये नाम क्या बदल जाता है? जैसे कि मान लीजिए हम तो अभी उसके बारे में बात करें जो 1 साल में कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है,
तो आप सेल को सेल ना लिख के ना कॉन्ट्रैक्टी का नाम लिख दिया करो, ठीक है, क्योंकि हमें उससे पैसे लेने हैं। वो मे बी दे चुका हो, दे तो नहीं हो, जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा तब वो देगा ना, ठीक है, तो उसे हम अपना बेसिकली डेटर बना देते हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम उसका यहाँ पे नाम लिख देते हैं। हाँ बच्चे, अब एक बात बताइए कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ था, ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, तो हमने इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन साइट पे ना मटेरियल लाए थे कितने का, सपोज़ 1 लाख रुपए का। ऐसा हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया और एट द एंड हमारे पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच गई मटेरियल की, ऐसा पॉसिबल है? हाँ, बच गया तो आप दिखा दो, नहीं बचा तो कोई बात नहीं, क्लोजिंग स्टॉक आएगा ही नहीं। जो भी बैलेंसिंग फिगर होंगे बच्चे आप निकाल दो और वो आ जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस। क्या मैं कह दूं कि आपने कुछ नहीं बनाया, एक ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया छोटा सा? हाँ भैया, तो जो 1 साल में कंप्लीट हो जाते हैं कंस्ट्रक्शन, उसमें आपको तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। बेसिकली इसमें तो कुछ भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जैसा हमारा इस्तेमाल ही नहीं हुआ। हाँ, असली कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ना जो आपको एग्जैक्टली सीखना है वो तब होगा, कैसे होगा आइए देखिए, जब वो हम करेंगे जो मोर देन 1 ईयर के लिए होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको छोटी छोटी बातें बच्चे समझनी होंगी। अब जैसे मान के चलिए कि मैं यहाँ अज्यूम करके चल रहा हूँ कि कोई ऐसा हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो कि 3 साल तक चलेगा, 1 साल में तो कंप्लीट होगा ही नहीं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बड़ा था। तो आप क्या करेंगे, एवरी ईयर का आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इंडिविजुअली बनाओगे, ठीक है। ईयर 1 का पहले आप बनाओगे, ठीक है बच्चे, उसके बाद आप ईयर 2 का बना दोगे और फिर फाइनल ईयर जो भी आपका होगा ईयर 3, इसको हम कंप्लीशन ईयर भी बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट का, वो आप बनाओगे, ठीक है। एक ही बातें मैं सब में लिखूंगा, लेकिन लिखने का जो तरीका होगा ना वो आप थोड़ा थोड़ा प्लीज़ समझने की कोशिश करना। ये हम फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली ना, यहाँ तक आप अगर आपको कुछ समझ में भी नहीं आया तो डोंट वरी बच्चे, अभी हमने चैप्टर शुरू भी नहीं करा, ये तो बस एक फॉर्मेटिंग है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकल इतने करेंगे ना सब समझ में आएगा आपको। आइए देखिए, यही चीज़ आपने करा कि इस पर्टिकुलर ईयर में, 1 साल में, पहले साल में जितने भी मटेरियल लगे आपने उसको डाल दिया इसमें अकाउंट में, ठीक है। जितने भी लेबर लगे, ओवरहेड लगे, अदर एक्सपेंसेस लगे, आपने सबको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, ठीक है। सेल का लिखने का तरीका मैंने अभी बोला था कि हमारा यूनिक होगा। ये मान लीजिए ये कुछ मैंने सेल ही लिखा है, ठीक है, यहाँ तक बच्चे। ये WIP में मैंने वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड और कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड होता है, ये सर्टिफाइड नहीं लिखा। कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है। आइए अब सेल को रिकॉर्ड करने का एक तरीका कैसे होगा, इसको ना अब मैं अभी जस्ट ये फॉर्मेटिंग समझा लेता हूँ और फिर मैं इन दोनों टर्म्स को समझा दूंगा कि वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड क्या होता है और कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड क्या होता है। अभी के लिए मान लो कि सेल होता है, बस हमने सेल रिकॉर्ड करा, ठीक है बच्चे, नहीं तो आप इस चैप्टर से हट जाओगे। अच्छा, उसके बाद मान लीजिए आपने अपना सेल रिकॉर्ड कर लिया और फिर वही क्लोजिंग स्टॉक कुछ बचा है मटेरियल का, ठीक है, तो वो आप दिखा लो, नहीं बचा तो आप मत दिखाओ, ठीक है, ओके। अब इसको देखो क्या करोगे कि जो डिफरेंसेस आएंगे ना इसको पहले आप टोटल कर लोगे। यहाँ पे आपने क्या कर लिया, इसका जोड़ा क्रेडिट साइड को कि सेल और क्लोजिंग स्टॉक कितनी है टोटल जोड़ा, ठीक है। उसकी बैलेंसिंग फिगर से ना जैसे अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे वैसे आपने निकाल लिया नोशनल प्रॉफिट। अच्छा भैया, इसको नोशनल प्रॉफिट, माना हुआ प्रॉफिट क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चे ये एक ही साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट थोड़ी हो गया, ये तो हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि इस साल में इतने रुपए की हमने सेल कर दी, इतने रुपए के एक्सपेंसेस कर दिए, तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि बैलेंसिंग फिगर से इतने रुपए का हमने प्रॉफिट अर्न कर लिया, ठीक है बच्चे, ठीक है। आई नो आपके मन में चल रहा हो कि भैया जल्दी मुझे सेल समझा दो ना, 2 मिनट बच्चे बस, ये ख़त्म हो जाए फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो आपको समझ में आया कि आपने कैसे प्रॉफिट मान लिया? हाँ, मान लिया, मानने हुए को हम क्या कहते हैं, नोशनल प्रॉफिट, ठीक है। अब आप एक काम करेंगे कि इस नोशनल प्रॉफिट को ना बाई में इधर ट्रांसफ़र कर देंगे उसी सेम अकाउंट में, ठीक है, बाई में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसके ना 2 टुकड़े होंगे, एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा ये। भैया ये 2 टुकड़े हम बाइफरकेट करके क्यों दिखाते हैं? देखिए, एक तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में एक हिस्सा, ठीक है, इसी बात को थोड़ा सा इस चैप्टर में समझना है, बेसिकली कुछ नहीं है ये भी, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में एक हिस्सा जाएगा और एक हिस्सा हम रिजर्व में डाल देंगे, ठीक है।
अपने लिए, ठीक है, अपने एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। अच्छा भैया हम पीएनएल में क्यों डालते हैं, अब आप थोड़ा सा मुझसे सुनो ज़रा आप, कि एक बात बताओ, हम एग्जांपल ले रहे थे हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी का। बच्चे इस कंपनी के शेयर होल्डर्स भी तो होंगे, हाँ होंगे भैया। तो बच्चे वो शेयर होल्डर क्यों पैसा लगाते हैं कंपनी में, ताकि उन्हें कुछ ना कुछ डिविडेंड मिल सके, ठीक है, इसी बेनिफिट के लिए। हाँ तो ये कंपनी क्या करती है ना, कि ये कहती है कि पहले साल में अगर मुझे कुछ प्रॉफिट हो रहा है ये वाला, उसका एक हिस्सा हम क्या करेंगे, डिविडेंड तो देंगे ना। और डिविडेंड कैसे देंगे, वो उसको ट्रांसफ़र कर देता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से तो नहीं दे सकता ना, वो कहता है कि मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, वो चला जाएगा कहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, और फाइनल अकाउंट, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। और रिमेनिंग जो बैलेंसिंग फिगर आपका आएगा ना, उससे आप निकाल दोगे रिजर्व, ठीक है। अच्छा ये मैंने फिर यहाँ लिखा है भैया WIP, आपने कुछ लिखा है, आप इसे अभी इग्नोर करो, क्यों लिखा है वो मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा था ना WIP, ये सेल आप समझो, ठीक है बच्चे। तो बेसिकली मैंने क्या करा, एक बार मैं फिर आपको समझा देता हूँ, कि इस पर्टिकुलर ईयर में, ईयर 1 में जितने भी मैंने एक्सपेंसेस करे, ठीक है, वो सबको डेबिट कर दिया, चाहे वो डायरेक्ट नेचर का हो या इनडायरेक्ट नेचर का, ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी सेल रिकॉर्ड करी कि इस साल में मैंने कितने की सेल कर ली। भैया सेल थोड़ी करते हैं, मतलब मान लो, अगर आप ऐसे समझो कि 5 लाख का अगर कोई हमें मिला था काम करने को, और उसमें से हम ऐसा मान लेंगे कि हमने 2 लाख का काम कर लिया, 2 लाख का काम कर लिया, तो उतने का आप यहाँ पे सेल रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। ओके, फिर कोई क्लोजिंग स्टॉक बचा है आप दिखा लो, बैलेंसिंग फिगर से आप निकाल लो नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट को आप ट्रांसफ़र कर लो इधर बाई साइड में, इसके कर दो 2 टुकड़े यहाँ पे, पहला डिविडेंड के लिए और दूसरा रिजर्व के लिए, ठीक है। अच्छा चलिए, रिजर्व के लिए तो चला, सॉरी डिविडेंड के लिए तो चला गया पीएनएल में। अगर कुछ बचता है हमारे लिए इस रिज़र्व में से, तो भैया फिर इसका हम क्या करेंगे, जब आप नेक्स्ट ईयर अकाउंट बनाओगे ना, अगर यहाँ से सपोज कुछ बच गया रिज़र्व आपको जो यूटिलाइज़ नहीं हो पाया, उसको आप ओपनिंग में दिखा देना, ठीक है, ओपनिंग में दिखा देना, ठीक है। लिखने का तरीका इस WIP के नाम से रिकॉर्ड करा था, यहाँ पे WIP के नाम से रिकॉर्ड करना, ये बेसिकली लिखने का तरीका है इस चीज़ का, कि जो भी इसमें जाता है ना WIP के थ्रू हम शो करते हैं, ठीक है बच्चे। अब देखो सेकेंड ईयर आपको फिर कुछ नहीं करना, वही सेम चीज़ रिपीट करना है। देखिए हम सेम चीज़ कैसे रिपीट करेंगे अगले साल भी, दूसरे साल में ना जितना का मटेरियल फिर लगा फिर डेबिट, जितने की लेबर लगा सब डेबिट, एक्सपेंसेस जो भी हुए सबको आप फिर से अगेन डेबिट साइड में डाल दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने कोई सेल करा ना, सेल कैसे करा, मतलब अज्यूम करा कि इतने रुपए का मैंने फिर से बिल्डिंग बना दी, इस साल में इतने रुपए का और बना दिया, ठीक है, उसे आप यहाँ पे सेल बुक कर लो अपनी, ठीक है। फिर बच्चे डिफरेंसेस से आप क्या निकालोगे, यहाँ पे नोशनल प्रॉफिट, और इस नोशनल प्रॉफिट को अगेन आप ट्रांसफ़र करोगे बाई साइड में, और इसके फिर से 2 टुकड़े कर दोगे, पहला डिविडेंड के लिए, मतलब जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, और एक अपने पास हम रिजर्व बना के रख लेंगे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, ठीक है। भैया आपने ये 2 बातें तो बताई नहीं, ये कहाँ से आ गया, ठीक है। ये देखिए कि जो आपने सेल रिकॉर्ड किया था ना पहले साल में ये वाला, ठीक है, उसी को बस लेज़र पोस्टिंग आप कर रहे हो, उसी को जो बाई वाला है उसको आप 2 में ट्रांसफ़र कर रहे हो। क्यों कर रहे हो, क्योंकि फाइनल बैलेंसिंग प्रॉफिट तो तभी निकलेगा ना बच्चे, कि दूसरे साल में आपने पहले वाला डेबिट कर लिया हो, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, पहले साल में ये जितना भी है, ठीक है, सेम को आपको उठा के दूसरे साल में यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देना है ओपनिंग बैलेंसेस के नाम से, ठीक है बच्चे। अच्छा भैया आप जल्दी से हमें बता देते ना कि वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कॉस्ट क्या होता है, ये 2 मिनट और, ठीक है। अच्छा फाइनल ईयर में जब हमारा स्टेज ऑफ कंप्लीशन ईयर जब हो जाएगा, हम इस ईयर में क्या दिखाएंगे। देखिए बच्चे फिर से आप वही काम करोगे, आप जितने भी एक्सपेंसेस करे हैं ना सबको डेबिट कर दो, लेकिन अच्छा एक चीज़ और, कि जितने भी आपने एक्सपेंसेस करे आप उन्हें डेबिट कर दो, ओके। और फिर मैंने कहा था कि ये ओपनिंग WIP, वो रिज़र्व जो यहाँ पे यूज़ नहीं हो पाया था, यहाँ पे यूज़ नहीं हो पाया था, उसको आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो। कुछ तो बच गया होगा ना, नहीं बचा होगा तो नहीं आएगा, कुछ बच गया होगा तो आ जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा मेरा ये कहने से क्या मतलब है कि बच गया होगा, बच्चे ना ये आप निकाल के रखते हो, क्वेश्चन अगर कहता है कि ये यूटिलाइज हो गया, इट मीन्स ख़त्म हो गया, और अगर यूटिलाइज नहीं हो पाया तो ये एज इट इज़ जो अमाउंट है ना उसको आप यहाँ पे कॉपी कर दोगे, ठीक है, क्योंकि कुछ खर्चा ही नहीं हुआ तो हमारे पास पड़े हुए थे, तो पड़े हुए थे तो आप इसको पोस्टिंग कर दो,
क्रेडिट साइड में। ओके भैया, तीसरे साल में आपने सेल दिखाने का नया नाम ढूंढा। आपने यहाँ पे सेल वैसे क्यों नहीं दिखाया जैसे पहले आप दिखाते थे, WIP में डाल के दिखाते थे, कॉस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। आपने इस बार कॉन्ट्रैक्टी का नाम क्यों लिखा? देखिए बच्चे, ये ना फाइनल ईयर है, इस बार हम WIP में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। इस साल तो हमें क्या होगा, पैसा मिलेगा। ठीक है, किससे? कॉन्ट्रैक्टी से, सारा का सारा। ठीक है, तो इस साल हम WIP में नहीं डालेंगे, हम उस कॉन्ट्रैक्टी के नाम को डालेंगे कि इससे हमें पैसे रिसीव करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइनल ईयर होगा उसमें सेल का नाम बदल जाएगा। ठीक है, अगेन वही बात है, कुछ क्लोजिंग स्टॉक आपके पास अगर बचता है तो क्रेडिट कर दो, नहीं बचता तो कोई नहीं, मत डालो। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इन केस कुछ क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कि मटेरियल तो आया था साइट पे, मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ का। ठीक है, लेकिन आके क्या हुआ ना कि आपने देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन साइट्स ज़्यादातर ओपन ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, ओपन रहते हैं, खुले में। हम सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह रखते हैं, लेकिन मान लीजिए वो सो गया किसी दिन और कोई आया और यहाँ से मटेरियल 10,000 का उठा के लेके चला गया, बेसिकली चोरी कर ली उसने। ठीक है, तो फिर ये तो अब नॉर्मल लॉस हो गया। और आप जानते हैं बच्चे कि एबनॉर्मल लॉस कॉस्टिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉस्टिंग P&L में जाता है। ये तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, क्या इसमें जाएगा? नहीं बच्चे, नहीं जाएगा। तो आप 1 लाख भले ही इस साइड में दिखाना, लेकिन 10,000 इस साइड से माइनस कर देना। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट करने का तरीका होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सीधे यहाँ 90,000 ही दिखाते हैं। आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि प्रेजेंटेशन ना खूबसूरत होना चाहिए। आप एक काम क्या करोगे कि 1 लाख तो इधर दिखाना, उसमें से 10,000 इधर से दिखा दोगे तो ऑटोमेटिकली माइनस हो गया। ठीक है, तो 10,000 इस साइड से घटा देना और लिख देना बाई प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, और ब्रैकेट में मटेरियल। ओके बच्चे, फिर अगेन आप निकालोगे यहाँ बैलेंस शीट फिगर से और ये आपका आएगा फाइनल प्रॉफिट। यहाँ नोशनल आप मत लिखना, ये फाइनल प्रॉफिट आएगा जो कि P&L में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, इसके आप 2 टुकड़े नहीं करोगे, हम कर ही नहीं रहे, क्योंकि इस साल हमें फाइनल प्रॉफिट होनी है। ठीक है, आई होप आपने ये बहुत छोटी सी बातें हैं सब कुछ समझा होगा। बस कोई आपको समझा दे कि भैया ये WIP सेल को रिकॉर्ड करने का जो तरीका है वो ऐसे क्यों है कि वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड में क्यों लिखते हैं और कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड में क्यों लिखते हैं। ठीक है, मैं आपको ये समझा देता हूँ। आई ये कुछ लिखा है, ये हम बाद में इस पे आएंगे, ये क्या होता है, पहले आपका ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अब तक 6 पॉइंट सीखे, 7वां पॉइंट आइए आप मेरे साथ देखेंगे। क्या हमने लिखा था? व्हाट इज़, ये लिखते हैं इसको, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। आइए बच्चे, इसे ना हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए एग्ज़ाम्पल एक लेते हैं कि मान लीजिए आप ना CA में बन गए। मानना ही क्या है भैया, बस जल्दी ही बन जाएंगे, बिल्कुल आप बनेंगे। ठीक है, बनने के बाद आपने सोचा ना कि मैं क्या करूँगा ना, क्या करूँगी, सबसे पहले मुझे ना एक घर बनवाना है जस्ट बनने के बाद, और वो बहुत ही अच्छा शानदार लग्जरी लैविश घर होना चाहिए। मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी है बच्चे, तो आप इसे इग्नोर करें। ठीक है, ये मान लीजिए क्या है, बिल्डिंग है। देखिए बिल्डिंग ना, ये कितने फ्लोर की है आपको दिख रही होगी, 2 फ्लोर की है। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर है और ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है। उसके लिए ना आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, ये कोई कॉन्ट्रैक्टर है, नहीं इसे तो आप ही को मान लेते हैं, चलिए।
ये आप हैं कॉन्ट्रैक्टी। आप कहाँ गए? एक कॉन्ट्रैक्टर के पास, और आपने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर, मुझे ना एक बिल्डिंग बनवानी है, ठीक है, जो बहुत ही लग्जरी होनी चाहिए। आपने सारे अपने डिस्क्रिप्शंस बताए कि ऐसा वैसा 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 बहुत कुछ होना चाहिए उसके अंदर, बहुत कुछ, जैसे कि जिम सेपरेट होना चाहिए, स्विमिंग पूल हम घर के अंदर ही बनाएंगे, बहुत कुछ बनाएंगे, ऐसा गार्डन होना चाहिए, ऐसा एरिया होना चाहिए। आपने उसको एक्सप्लेन करा, ठीक है। उसने सुनते हुए बोला कि ये ठीक है बना देंगे, लेकिन ना आप बहुत ही ज़्यादा लग्जरी कह रहे हो। जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है ना, ठीक है, वो 5 करोड़ की होगी, ठीक है बच्चे, कि 5 करोड़ का। आपने कहा कि पैसों की कमी नहीं है, हम ना बहुत ही अच्छी जॉब कर रहे हैं फ़िलहाल, ठीक है, सीएमए हैं हम, हमारे पास बहुत पैसा है। ओके, तो उसने कहा कि जी ठीक है हम बना देंगे, लेकिन जिस तरीके से आपने कह रखा है ना, ये 1 साल में बच्चे बन के तैयार होने जैसी नहीं है। इसको टाइम लगेगा, 3 ईयर मान के चलिए कि मिनिमम तो 3 साल लग ही जाएंगे वैसा बनाने में, ठीक है। आपने कहा नो इश्यूज़, आप बनाना शुरू करो। उसने कहा ठीक है। ओके, तो आप दोनों के बीच में ऐसा अग्रीमेंट हुआ, जब अग्रीमेंट हुआ होगा तो कुछ इस तरीके से हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर ने आपसे कहा कि जी देखो हम तो घर बनाना शुरू कर रहे हैं अभी से, लेकिन पैसों का कैसे हम करेंगे आपस में लेन देन, क्या आप मुझे पैसे एडवांस में दोगे? तो आपने कहा कि पागल समझ रखा है, मैं तुझे पैसे एडवांस में दे दूँ? पैसा तो तब दूंगा जब कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, घर मेरे हाथ में होगा, हैंड ओवर तू करेगा, मैं तुझे पैसे दूंगा, ठीक है। फिर कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि जी बहुत ज़्यादा वैल्यू की है बिल्डिंग, हम एक ऐसा कुछ क्यों नहीं करते कि मैं एक काम करता हूँ, जैसे ही कुछ स्टेजेस फिनिश होंगे, जैसे कि मैं मान लीजिए कि 50% स्टेज कंप्लीट कर लूँगा ना, तो आप मुझे हाफ पेमेंट कर दोगे, ठीक है, और उसके बाद अगेन जो नेक्स्ट 50% होगा, जैसे कि 100% कंप्लीट हो जाएगा, तो रिमेनिंग हाफ मुझे पेमेंट कर दोगे। आपने भी सोचा कि हाँ वो कहाँ से अपने घर के सारे पैसे लगा देगा, ठीक है, 5 करोड़ का खर्चा करेगा फिर मैं उसको दूंगा। तो आपने कहा कि चल ठीक है, एक काम कर तू ना, हम परसेंटेज बेसिस पे कुछ डिसाइड कर लेते हैं कि 50% पे मैं इतना दूंगा, 100% पे इतना दूंगा, ठीक है, ऐसे करके। ओके बच्चे, ठीक है। अब देखिए घर कैसे बनेगा। ये मैंने एक ईयर ड्रॉ कर दिया, टाइमलाइन से समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसा कि मैंने बोला कि घर को बनने में 3 साल तो लगेंगे ही, ठीक है। अब मान लीजिए कंस्ट्रक्शन बनना शुरू हुआ, स्टार्ट होना कब से हुआ, आप मुझे एक डेट बताइए। और जनवरी से ले लेते हैं भैया, 1 जनवरी, और 1 जनवरी 2023 को बनना शुरू हुआ, ठीक है। और पहला साल हमारा कब कंप्लीट हो जाएगा, हम कैलेंडर ईयर मान के चल रहे हैं, 31 दिसंबर 23 को ख़त्म हो जाएगा। ओके बच्चे, अब मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्टर ने आपका घर बनाना शुरू किया यहाँ से, और बनाता गया बनाता गया ना बनाता गया, साल ख़त्म होने को आ गए, या ख़त्म हो ही गया, मान लीजिए 31 आ गया, साल ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब आप जानना चाहेंगे ना, कॉन्ट्रैक्टर जानना चाहेगा, ये तो सीधा बोलेगा कि हेलो सर, मैंने ना 50% काम कंप्लीट कर दिया, लाओ हाफ पैसे दे दो। तो क्या आप दे दोगे? आप मान लोगे कि 50% कंप्लीट हो गया, बाहर से तो भले ही ईंटें ईंटें दिख रहे हैं कि हाँ आधी बिल्डिंग तो मतलब खड़ी हो गई है, ठीक है, लेकिन आप क्या करोगे, आप बोलोगे आपको पैसे देने हैं ना, तो आप हमेशा क्या बोलोगे कि यार 50% कहाँ दिख रही है मुझे, मैंने बोला था कि मुझे एकदम लग्जरी फिनिश्ड होम चाहिए, वो 100%, तूने तो अभी बस ईंटें लगा दी हैं वो भी आधे, और कह रहा है 50% कंप्लीट हो गया, लाओ 2.5 करोड़ दे दो हमें। आप मानोगे इस बात को? ठीक है, आप नहीं मानोगे, लेकिन वो क्या कहेगा कि नहीं जी मैंने तो बना दिया, ऐसे दिखा लो। लेकिन यही सब मसले ना हो बाद में, इसी के लिए अग्रीमेंट में ना आप पहले ही ना अग्रीमेंट कुछ इस तरीके से कर सकते हो कि ये जो वैल्यूएशन है ना बच्चे, ये वैल्यूएशन है कि कितना परसेंट कंप्लीट हो गया है, वो हम आपस में नहीं करेंगे, ना आप करोगे ना मैं करूँगा। इसके लिए ना हम सेपरेट एक ना आर्किटेक्ट बुलाएंगे, ठीक है, एक आर्किटेक्ट बुलाएंगे सेपरेट, वो ना आपके फेवर में होगा ना हमारे फेवर में होगा, ठीक है। वो इंडिपेंडेंट डिसीजन घर को आएगा, इंस्पेक्ट करेगा, किसको, इसको जो बन रही है बिल्डिंग ना, इसको क्या करेगा, वो इंस्पेक्ट करेगा, अच्छे से इंस्पेक्शन करेगा उसका, और फिर हमें वो बताएगा कि कितना परसेंट घर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। वो आया बच्चे और उसने कहा ना कि घर ना उसके हिसाब से 30% कंप्लीट हो गया है, 30%,
कंप्लीट हो गया है। इसका वो क्या देगा आपको, 30% कंप्लीशन का एक सर्टिफिकेट देगा, सर्टिफिकेट, ठीक है, कि घर 30% कंप्लीट हो गया है। चलिए, तो हमारी अग्रीमेंट क्या थी, हमारी अग्रीमेंट क्या थी कि 50% पे हम 2.5 करोड़ देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि 50% तो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है कि जी हमें पैसों की नीड है, हमने इतना पैसा इस पे लगा दिया, हमें तो कुछ तो आप दो फर्दर हम इसे प्रोसीड करने के लिए। आपने कहा चल ठीक है, 5 करोड़ की बात हुई थी 100% के लिए, ठीक है, और ये जो वैल्यूअर है जो हमारा कौन है, आर्किटेक्ट या फिर आप कोई इंजीनियर भी हो सकता है, इसने सर्टिफाई करा 30%, तो 5 करोड़ का 30% ना हम इसे दे देंगे। ठीक है बच्चे, जो कि कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स भैया 5 करोड़ का 30%, 1.5 करोड़ रुपए हम उसे दे देंगे। तो बच्चे उसी को हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। कैसे हमने निकाला कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारी कितने की थी, 5 करोड़ की थी, और 30% हमें अभी बताया आर्किटेक्ट ने कि इसका कंप्लीट हो गया है। ठीक है बच्चे, तो ये हम ऐसे करके निकाल लेंगे वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। अगर मैं इसे फॉर्मुलेट करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, आप ही बताइए कैसे करेंगे। ऐसे करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, ऐसे आप करेंगे तो ये आपका निकल के चला आएगा वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ठीक है भैया, आपने, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, कुछ थ्योरी में बातें लिख दूँ मैं ताकि आपको याद रहे। हाँ भैया, थ्योरी ना थोड़ा सा लिखवा दो। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आया, प्लीज़ बच्चे दोबारा आप इसको अच्छे से देखना और समझने की कोशिश करना, बेहद ही ईजी है। ठीक है, आई मैं कुछ थ्योरी लिखवा देता हूँ कि क्या होता है। आप मेरे साथ लिखेंगे, एन आर्किटेक्ट एंड देखिए, एन आर्किटेक्ट विल कम एट साइट, विल कम एट साइट, बेसिकली ये कंस्ट्रक्शन साइट है। ठीक है, एंड विल डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन। वर्क completion till now and will give you a certificate that 30% of work सर्टिफाइड। ठीक है बच्चे, ये परसेंटेज आगे पीछे कुछ भी हो सकती है, ये तो हमारे एग्जाम्पल में हमने ऐसा अज्यूम किया था। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, ऐसे करके आप निकाल लोगे। आपने क्या करा, जितने का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, आर्किटेक्ट ने हमें सजेस्ट करा, सर्टिफिकेट दिया कि 30% जी अब तक आपका कंप्लीट हो गया है और आपका साल ख़त्म हो गया। बेसिकली हम ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ना साल ख़त्म हो गया है। यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे जब ईयर ख़त्म हो गया तो इस पर्टिकुलर ईयर का हमें कुछ तो बनाना होगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। हाँ, दिखाना है भैया, तो इतने तक का आप सेल दिखाओगे ना। हाँ भैया, दिखाना तो है सेल। उसी सेल को आप यहाँ पे आइए, एक बार फिर से मैं लेके चलता हूँ। आप यहाँ पे देखिए बच्चे, उसको आप सेल को सेल ना लिख के आप क्या लिखोगे, WIP
ठीक है, WIP। और यहाँ पे दिखाओगे वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कि हमने भैया 1.5 करोड़ रुपए का ना, 1.5 करोड़ रुपए का सेल कर लिया। ठीक है, 1.5 करोड़ का हमने सेल कर लिया। आप ऐसा अज्यूम कर लोगे इस साल में, मीन्स कि एक साल जो साल ख़त्म हो गया और हमने इतने का सेल दिखा लिया। ये आपको क्लियर हो गया। अब ये कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड क्या होता है ये भी लगे, समझाई दो। आ जाओ, ये आप समझ लोगे फिर सारा का सारा इसका कॉन्सेप्ट ही ख़त्म। आइए, आपको दूसरा अब सीखना रह गया है, व्हाट इज़। आप लिखिए मेरे साथ, ये आई थिंक कि हमारा 8वां पॉइंट था। व्हाट इज़ कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। देखिए बच्चे, इसको भी फिर से हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, इसको हम ना प्रीवियस एग्जांपल से रिलेट करते हैं कि मान लीजिए ये साल ख़त्म हो गया था। यहाँ पे देखेंगे आप, ये साल ख़त्म हो गया था यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा क्या हुआ था कि आर्किटेक्ट आया था। ठीक है, अब हम दूसरे एग्जांपल में समझेंगे कि वो जो बिल्डिंग थी ना, जो हमने 5 करोड़ की दी थी बनाने के लिए, वैसे ही 5 करोड़ की नहीं थी बच्चे। उसके अंदर ना छोटे छोटे 100 कमरे थे, एक दो नहीं 100 कमरे थे, दोनों फ्लोर मिला के। ठीक है, जैसे हमारी जो बिल्डिंग थी वो दिखने में तो सिर्फ थी 2 फ्लोर की। ठीक है, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे ना 100 कमरे थे। 50 रूम्स यहाँ थी और 50 रूम्स यहाँ थी। ठीक है, ठीक है बच्चे। अच्छा, और अब जानते हैं कि उस वक़्त ना दोनों के बीच में बहस चल रही थी ना। कॉन्ट्रैक्टर कह रहा था कि जी मैंने तो 50 कमरे बना लिए थे, 50 कमरे बना लिए थे, इसलिए मैं कह रहा था कि 50% ना वर्क सर्टिफाइड होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आर्किटेक्ट ने क्या करा था, 30% ही सर्टिफाई किया था। ऐसा वो 30% क्यों करा था, वो तो पढ़ा लिखा इंसान है। ठीक है, और हमें सामने से दिख रहा था कि 50 कमरे बन गए हैं। ठीक है, बेसिकली ये हुआ था ना बच्चे कि सब कुछ कर दिया था। जो कॉन्ट्रैक्टर था ना, जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने दिखावे के लिए बाहर से सब कुछ, जो फिनिशिंग जो वॉल होती है वो तैयार कर दी थी, और जो जितने भी कुछ लगाने होते हैं फिनिशिंग से रिलेटेड उसने सब कर दिया था। ठीक है, और 50 कमरे उसने दिखा दिया था। बस पता है कमी कहाँ थी, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि वायरिंग वगैरह, वायरिंग और थोड़ा सा मे बी डेकोरेशन वगैरह से रिलेटेड, डेकोरेशन वगैरह से रिलेटेड जो काम थे ना, वो आपके कितने में 20 कमरों में नहीं हो पाए थे, 20 रूम्स में नहीं हो पाए थे। और जो 20 और रिमेनिंग 30 रूम्स थे ना, उसमें सब कुछ हो गया था। ये 100% ओके थे, ये 100% ओके थे। ठीक है, इसीलिए जो वैल्यूअर था, जो हमारा सर्टिफायर था, जिसका नाम हमने यहाँ आर्किटेक्ट रखा है, उसने 30 रूम्स को 100% ओके कर दिया था। लेकिन 20 रूम्स को वो ओके क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ थोड़ी थोड़ी वायरिंग की काम, डेकोरेशंस के काम एकदम रह गए थे। अब मान लो कि 1-2% से रह गए थे, अदरवाइज़ वो भी हो जाता ना तो हम 50% हमारा कंप्लीशन हो जाता। अब बच्चे एक बात बताओ, जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, वो जो अपना पहले साल का अकाउंट बनाएगा तो वो बोलेगा यार एक बात बताओ, अगर ये थोड़ा सा 1-2% और काम हो जाते ना तो मेरी सेल 2.5 करोड़ की होती, मेरी सेल 2.5 करोड़ की होती हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। लेकिन ये छोटा सा 1% काम रह गया था अधूरा, इसकी वजह से सिर्फ 1.5 करोड़ का ही मेरा वो सर्टिफाई करा। ठीक है, सेल तो मैं 1.5 करोड़ का ही रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन उसका क्या, इन 20 रूम्स का क्या जिसमें मेरा इतना खर्चा लग गया, इस 20 रूम्स का क्या जिसमें मेरा इतना खर्चा लग गया, कॉस्ट तो लग गई ना। और वो कॉस्ट लगी है इसी साल में, आई मीन फर्स्ट ईयर में ही लगी है। ठीक है, हमारे एग्जाम्पल में देखिए,
ये जो कॉस्ट है ना वो पहले साल में ही यहाँ तक बच्चे लग गई है, यहाँ तक लग गई है। तो इसी साल में वो कॉस्ट भी आनी चाहिए। सेल तो नहीं मान सकते क्योंकि उसने सर्टिफाई नहीं करा, लेकिन कॉस्ट तो हमारी लग गई है ना। हाँ, तो उसी को हम बच्चे कहते हैं कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, जो सर्टिफाइड नहीं हो पाया, लेकिन क्या कंप्लीट नहीं हुआ था, हो गया था बच्चे, बस थोड़ा सा के लिए 1% के लिए रह गया था। ठीक है, तो भैया उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे बच्चे? आपको कुछ नहीं निकालना, आपको बस ये टर्म समझना था। आपको क्वेश्चन ना सब कुछ ऑलरेडी निकाल के देगा, परोस के देगा आपको। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड भी वो खुद ही बता देगा, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड भी वो खुद ही बता देगा। इन केस एक आध % में वो नहीं देता है ना, तो कैलकुलेट करने के लिए कुछ ना कुछ देगा, आप उसे निकाल लोगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये समझ में आया ना कि ये जो 20 रूम्स हैं वो थोड़े से के लिए रह गए थे, लेकिन खर्चा हमारा पूरा ही लग गया था। 1% बस खर्चा नहीं लगा था, उसकी वजह से उसने सेल रिकॉर्ड नहीं करा। ठीक है, सेल रिकॉर्ड नहीं कर रहा, लेकिन कॉस्ट तो अपना रिकॉर्ड करूँगा ना, क्योंकि वो खर्चे इसी साल में फर्स्ट ईयर में ही हुए हैं हमारे। ठीक है, ओके बच्चे, तो यहाँ कुछ थ्योरी लिखवाने की ज़रूरत है आपको? हाँ भैया कुछ तो लिखवा ही दो। ठीक है, यहाँ लिखिए आप, ये हमारा जो आर्किटेक्ट था, इसने जो सर्टिफिकेट दिया था ना, वो कितने कमरों का दिया था सर्टिफिकेट? गिवन ओनली फॉर 30 रूम्स। ठीक है, 20 रूम्स आर स्टिल अनसर्टिफाइड। ठीक है, और ये जो 20 रूम आपके अनसर्टिफाइड रह गए हैं ना, 20 रूम्स ये अनसर्टिफाइड रहेंगे ना, इसी को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है बच्चे, तो याद रखने के लिए आप इसे थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। बेसिकली याद क्या करना, आई होप कि आपको ये अच्छे से अब क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है बच्चे, तो ये आपने यहाँ पे देखा। अब देखिए एक बार फिर से मैं चलता हूँ अपने फॉर्मेट पे। आप यूजुअली क्या दिखाते थे कि वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड हमें समझ में आ गया, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड भी हमें समझ में आ गया। ठीक है, इसी को मैं बार बार सेल कह रहा था ना, ये दोनों हिस्से इसके बनेंगे। ठीक है, यहाँ आप इसलिए लिखाने का जो तरीका होगा, अब लिखना बाई WIP। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस में डाल देते हैं ये मान के, क्योंकि ये हमारा फाइनल ईयर तो नहीं है, अभी हमारा कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, और जो चल ही रहा है ना वो हमेशा WI का पार्ट होता है। हर वो चीज़ जो अभी चल रही है फिनिश हो जाता तो हम इसे सेल रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये आपको अच्छे से ये सारे टर्म्स सब क्लियर हो गए। अच्छा, ये सारी वैल्यूज़ जो भी है ना, आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना, क्वेश्चन सब देगा, सब देगा, सब परोस के देगा, आपको बस पुट करने हैं, आंसर निकालने हैं। ठीक है, आइए अब कुछ कुछ बातें और इस चैप्टर से रिलेटेड रह गई हैं छोटी मोटी, हम उन्हें निपटाते हैं। हाँ, जैसे देखिए ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन एक्सपेंसेस, ये मैंने पहले हेडलाइन डाली थी यहाँ पे। ये क्या है भैया? अब एक बात बताओ बच्चे, आप ऐसा अज्यूम करो एग्जांपल के तौर पे कि ना दिल्ली में ही उस कॉन्ट्रैक्टर के 3 साइट थे। एक मान लो लक्ष्मी नगर में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, ठीक है, और ईस्ट दिल्ली में। दूसरा अब वेस्ट दिल्ली में ले लो, उत्तम नगर के साइड में कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा था। और तीसरा एक और मान लो द्वारका साइड में कंस्ट्रक्शन चल रहा था। ठीक है, एक ही कॉन्ट्रैक्टर के 3 कंस्ट्रक्शन एक ही शहर में अब चल रहे हैं। ठीक है बच्चे, इस कंस्ट्रक्शन के लिए ना, इस कंस्ट्रक्शन के लिए उसको ना एक JCB मशीन चाहिए थी। वो आपने देखा होगा ना, वो JCB ऐसे वो उठा के सब करने वाली, काम करने वाली, भारी भारी वजन उठाती रहती है। हाँ भैया जानते हैं। ठीक है, आइए एक एग्जांपल समझते हैं। कॉमन एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि एक JCB ना मशीन है। ठीक है, आइए एग्जांपल से ही कर लेते हैं। इसकी ना कॉस्ट बच्चे 10 लाख रुपए है। ओके, और इसकी जो लाइफ होगी ये 5 साल में मान लीजिए ख़त्म हो जाएगी, 5 ईयर। हम कोई स्क्रैप वैल्यू लेके नहीं चल रहे, मान लीजिए स्क्रैप वैल्यू 0।
ठीक है। ओके, क्या भैया हमसे डेप्रिसिएशन निकलवाओगे? ऑफ कोर्स। देखो बच्चे, पूरे साल में ना, पूरे साल का मैं कुछ डेटा ही बता देता हूँ कि ये जो 2 महीने हैं ना, 2 मंथ्स, 2 मंथ्स यूज्ड एट लक्ष्मी नगर वाली साइट। ठीक है, ये लक्ष्मी नगर भी दिल्ली में है, आप जानते हैं CMA CA हब है। ये लक्ष्मी नगर वाले साइट पे चला काम। ठीक है, 4 मंथ्स ना, 4 मंथ्स, 4 मंथ ना ये उत्तम नगर में यूज़ हुई, उत्तम नगर वाली साइट पे। ठीक है, ओके। और मान लेते हैं इसको 3 मंथ्स ये द्वारका में इस्तेमाल हुई। द्वारका वाली साइट पे। ओके बच्चे, ये कुछ मैंने डिटेल्स दिया। अब एक बात बताओ, आप कोई पर्टिकुलर जब बनाओगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट किसी एक का, तो आप कितना दिखाओगे उसमें डेप्रिसिएशन के खर्चे? अगर मैं कहूँ कि अगर मैं लक्ष्मी नगर वाली साइट का बना रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, तो सिर्फ 2 महीने का ही डेप्रिसिएशन दिखाऊंगा ना। हाँ ऑफ कोर्स, ऑब्वियस ही बात है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चे आप? तो आप दिखाओगे भैया ना लक्ष्मी नगर वाले का ना, लक्ष्मी नगर वाली का जो डेप्रिसिएशन होगा वो आप कैसे दिखाओगे? आप जानते हो बच्चे, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ, ऐसे करके आप डेप्रिसिएशन निकाल लेते हो। ये तो हो गया पूरे साल का, मल्टीप्लाई बाय 2 मंथ हम इस्तेमाल कर रहे हैं लक्ष्मी नगर में, और डिवाइड कर देंगे 12 मंथ से। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 10 लाख 5, तो ये 2 लाख पूरे साल का हो गया, और ये 2 महीने का हो जाएगा 33.33। तो ये कितना आ जाएगा? 33,000, एक बार आप कैलकुलेटर चेक कर लेना, यही होगा 33,330 रुपीज़। ठीक है, इतने का आपका क्या आएगा बच्चे? डेप्रिसिएशन आएगा, जो कि हम डालेंगे किस में? लक्ष्मी नगर में। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो कॉमन एक्सपेंसेस होंगे ना, जो कॉमन एक्सपेंसेस, उसका आप ट्रीटमेंट कैसे करोगे। ठीक है, अगेन आप कैसे निकाल लोगे इसका? 4 महीने यूज़ हो रही है उत्तम नगर वाली साइट पे, और 3 महीने यूज़ हो रही है द्वारका वाले साइट पे। ठीक है, अच्छा भैया एक चीज़ तो आपने पकड़ी नहीं, ये टोटल जो है ना, ये कितने हो रहा है? 4 2 6 3, ये 9 मंथ्स ही हो रहा है भैया। टोटल तो 12 महीने से हम डिवाइड कर रहे हैं। हाँ, तो ये जो रिमेनिंग रह गए ना बच्चे 3 मंथ्स, रिमेनिंग जो 3 मंथ्स हो जाएगा आपका, ये फिर कौन से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जाएगा? ये किसी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं जाएगा, क्योंकि ये उतने साल तो इस्तेमाल नहीं हुई ना। ये 3 महीने का डेप्रिसिएशन ना, अब जो कंपनी का मेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा उसमें आप ट्रांसफ़र कर दोगे। ठीक है, क्योंकि वो तो हम कहीं यूज़ नहीं कर पाए ना। जो रखी रह गई, कौन सा ऐसा पागल है कि जो मशीन इस्तेमाल ही नहीं हुई और उसके डेप्रिसिएशन को बोलेगा कि हाँ मेरे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट कर दो? नहीं हुआ ना बच्चे। तो वो क्या करेगा? P&L को में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट आपको समझ में आया? आप ऐसे निकालोगे। ओके, और बच्चे इसमें छोटे छोटे 2 पॉइंट्स और रह गए हैं, मैं वो कवर करा देता हूँ, फिर एक फाइनल आएगा, कितना परसेंट प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिविडेंड के लिए। ठीक है, वो आप समझ लो इस चैप्टर का 100% थ्योरी ख़त्म। और एक बार आप ये ख़त्म हो गया ना, सब कुछ समझ में आ गया, पी बनाने में ना, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने में कोई दम नहीं। 8 पॉइंट हम कवर कर चुके थे। आइए, छोटी छोटी कुछ बातें हैं वो भी ख़त्म ही कर लें। पॉइंट नंबर 9, व्हाट इज़ कॉस्ट टू डेट? व्हाट इज़ कॉस्ट टू डेट? भैया कॉस्ट टू डेट का क्या मतलब हुआ? अब तक आपने कितने खर्चे करे वो हमें बता दो। ये कैसे आ रहा है?
इसका क्या मतलब हुआ भैया? अपना थ्योरी लिख नहीं रहे, लिख दो थोड़ा सा। इट मीन्स, लिखो बच्चे आप, इट मीन्स total amount of resources used at site till now, या टिल डेट आप कह सकते हो, टिल नाउ। ये कैसे निकालेंगे बच्चे? देखिए, आप जानते हैं कि सारे के सारे एक्सपेंसेस, चाहे वो डायरेक्ट नेचर के हो या इनडायरेक्ट नेचर के हो, आपने सारा डेबिट किया था ना। हाँ, वैसे मोस्टली तो सब डायरेक्ट ही थे। तो जितने भी आपने डायरेक्ट करे थे ना एक्सपेंसेस डेबिट साइड वालों को, सबको जोड़ दो और उसमें से माइनस कर दो अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक है तो, क्योंकि उतने का तो सामान बच गया ना, वो खर्चा नहीं हो पाया। तो आपका क्या निकल जाएगा? कॉस्ट टू डेट, अब तक कि हमने जो सारे के सारे एक्सपेंसेस करे वो आपका निकल जाएगा। अगर मैं कहूँ तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? लिखने का जो मेरा तरीका होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ डेबिट साइड या फिर टोटल एक्सपेंसेस ऑफ डेबिट साइड, और उसमें से मैं माइनस कर दूंगा बच्चे। क्या माइनस कर दूंगा? अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक है तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ऐसे करके आप क्या निकाल लोगे अब तक के टोटल खर्चे। ये सिंपल सी एक बात थी। अच्छा, इसका यूज़ कुछ था क्या भैया? हाँ, यूज़ था, बाद में होगा जब आप कोई क्वेश्चन करोगे, ये टकराएगा, वहाँ मैं समझा दूंगा। ठीक है, आइए एक पॉइंट और छोटा सा, पॉइंट नंबर 10 ये समझते हैं क्या है। और क्या रह गया आपका? वो मैंने कवर करा दिया, सब कुछ हो गया। रिटेंशन सर्टिफिकेट, हाँ रिटेंशन मनी बच्चे आपकी रह गई। ठीक है, व्हाट इज़ रिटेंशन मनी? भैया ये अजीबोगरीब नाम आ रहे हैं, यही तो इस चैप्टर की खासियत है, कुछ नया सीखने को मिलता है आपको। व्हाट इज़ रिटेंशन मनी? बच्चे ये अपने नाम से ही क्लियर है, रिटेन करके रखना, कुछ मनी को रिटेन करके रखना, रिटेंशन मनी आपकी कहलाती है। आइए समझते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा थ्योरी लिख देता हूँ पहले, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। देखिए, अ कॉन्ट्रैक्टी, आप लिखेंगे अ कॉन्ट्रैक्टी, कॉन्ट्रैक्टी आप हैं। आपको पता है ना 5 करोड़ का घर बनवाना है सीएमए बनने के बाद, सपने बहुत बड़े हैं, बनवाना भी है तो जल्दी से बनना भी है। अ कॉन्ट्रैक्टी विल नेबर पे 100% ऑफ, 100% ऑफ, 100% ऑफ नहीं बच्चे, 100% अमाउंट ऑफ, 100% अमाउंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, बिफोर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन। ये क्या हुआ भैया? अभी हुआ, हम समझेंगे। देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया ना कि अ कॉन्ट्रैक्टी विल नेवर पे 100% अमाउंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड बिफोर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन। इसका क्या मतलब हुआ भैया? नहीं समझ आ रहा। अब ये मुझे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हमारे एग्जांपल में हम क्या बनवा रहे थे? हम बनवा रहे थे, हमारी ये बिल्डिंग थी सिर्फ 2 फ्लोर की, और इसमें 100 कमरे थे। हाँ, याद आया भैया। और इसका हमने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना रखा था? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इसकी थी हमारी 5 करोड़। ठीक है, हाँ इतना तो हमें याद है भैया। अब एक बात बताइए, आपको ये भी याद होगा कि 30% ना, 30% वर्क सर्टिफाइड किया था किसने? 30%
वर्क सर्टिफाइड बाय आर्किटेक्ट, सर्टिफाइड बाय आर्किटेक्ट। हाँ, हमारे एग्जाम्पल में तो सर्टिफाई किया था। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चे आपको कितना पे करना था? 5 करोड़ का ना भैया, 5 करोड़ का 30% हमें पेमेंट करनी थी, विच इज़ 1.5 करोड़। ओके, अब आप मुझे एक बात बताओ कि क्या आपका घर बन के तैयार हो गया था पूरा का पूरा? नहीं भैया, बहुत थोड़ा सा बन के तैयार हुआ था, मतलब हाफ तो दिख रहा था बेसिकली, लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं था। 30 कमरे ही तो बने थे, और उसके लिए वो कह रहा था कि लाओ 1.5 करोड़ हमें दे दो। अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा आप सोच समझ के बताना, बीइंग अ कॉस्ट अकाउंटेंट, आप उसको 1.5 करोड़ दे दोगे? आपने बहुत सारी मेहनत करके अब तक आपने 3 साल 4 साल जॉब किया, तो इतने पैसे इकट्ठे किए और आप घर बनवा रहे हो, क्या उसे आप वो, ना पूरी बिल्डिंग बनी है, ना पूरा एक फ्लोर भी कंप्लीट नहीं हुआ है, 50 कमरे थे उसमें भी 30 कमरे बने हैं, ना स्विमिंग पूल बना, ना जिम बना, अच्छे से कुछ नहीं बना, ऐसे ही खाली पड़ा है, बस ईंटें ईंटें लग गए हैं, और उसके वो कह रहा 1.5 करोड़ दे दो। ठीक है, तो आप बोलोगे कि भैया दे दूँ या ना दूँ? आप बोलोगे ना एक काम करता हूँ, 1.5 करोड़ दूंगा ना पूरा का पूरा, तो ये कहीं लेके अगर भाग गया तो फिर तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा ना। ठीक है, आप ना कुछ मनी रिटेन कर लेते हो अपने पास, ऐसे 10% 20% आप ना इस अमाउंट का सर्टिफाइड वैल्यू का आप कुछ परसेंट ना अपने पास रिटेन करके रख लोगे। क्यों रखोगे? अगर मैं पूरा दे दूंगा और वो बोलेगा कहीं भाग भाग गया, तो फिर आपका क्या होगा? आपके पैसे भी इतने चले गए, और वो जितना है ना वो 1.5 करोड़ के भी बन के तैयार नहीं हुई है बच्चे। ठीक है, आपको बहुत सफ़र करना पड़ सकता है। तो आप यूजुअली क्या करते हो ना, मैं मान के चलता हूँ कि 10% ना, इसका 10% रिटेन कर लेते हो। ठीक है, और रिमेनिंग हैंग हो गया ये, नो इट्स ओके, रिमेनिंग अब 90% अमाउंट पेड टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है बच्चे, तो ये आपको समझ में आया? हाँ भैया, ये समझ में आ गया। ओके, अब तक हमने रिटेंशन मनी भी कर लिया, और इससे पहले हमने कॉस्ट टू डेट क्या होती है ये भी कर लिया। बच्चे आपने सारी थ्योरी कवर कर ली ऑलमोस्ट 99%। बस एक छोटा सा और रह गया है, जो कि वही सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंस रखता है, वो हम उसे कवर कर लेते हैं, आखिरी पॉइंट, और फाइनली हमारा थ्योरी 100% इसका ख़त्म। गाड़ी आ गई। आइए, इस चीज़ को मेरे साथ आप भी लिखेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। भैया अब आखिरी पॉइंट कौन सा रह गया? हाउ मच how much profit is to be transferred to company's profit and loss account? भैया कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्यों ट्रांसफ़र करते हैं? अभी मैंने आपको बताया था ना, डिविडेंड के लिए। हाँ, तो वो परसेंटेज ना आप कैसे निकालोगे? क्योंकि आपने सीखा था मेरे से कि जो नॉशनल प्रॉफिट आपका आ रहा था उसके आप 2 टुकड़े करते थे, एक WIP रिजर्व में डालते थे अपने खर्चे के लिए, और दूसरा P&L में डालते थे डिविडेंड देने के लिए। ठीक है बच्चे, वो आपको समझना होगा यहाँ पे। आइए, ये कुछ ना परसेंटेज बेसिस पे होता है, कितना प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये कुछ परसेंटेज बेसिस पे होता है। भैया किसकी परसेंटेज? कंप्लीशन का। कितना परसेंट वर्क सर्टिफाइड हुआ है ना, आर्किटेक्ट ने कितना परसेंट वर्क सर्टिफाइड कर दिया है, उस परसेंटेज का हम एक रेशियो में P&L में ट्रांसफ़र करते हैं, और वो अलग अलग होगा। जैसे मैं, आप याद करना चाहो मेरे साथ बोलो और याद करो कि परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड बच्चे अगर अप टू 25% है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड अगर अप टू 25% है ना, 1 रुपया हम P&L में नहीं डालेंगे।
क्यों नहीं डालेंगे? अरे अभी तो सिर्फ 25% कंप्लीट हुआ है, अभी तो सारे खर्चे ही बचे हैं, अभी से ही हम डिविडेंड देने लगे, बाद में मान लो कोई लॉस वगैरह हो गया, कोई हमें घाटा सफ़र करना पड़ा, तो हम थोड़ी बोलेंगे शेयर होल्डर से कि लाओ वापस पैसे करो, जो डिविडेंड दिए थे वो हमने गलती से दे दी थी, अभी हमारे और खर्चे हैं। ऐसा नहीं होता ना बच्चे। तो फिर ऐसे में हम क्या करेंगे? नहीं देंगे। तो फिर कब देंगे? जब हमारा वर्क सर्टिफाइड 25% से ज़्यादा लेकिन अप टू अगर 50% तक है, अप टू नहीं बच्चे, लेस देन 50%, लेस देन 50% है तो 1/3 आप देते हो नॉशनल प्रॉफिट का, ठीक है। और अगर 50% लेकिन लेस देन 90% तक कंप्लीट हुआ है, मतलब वर्क सर्टिफाइड हुआ है, उस केस में 2/3 आप देते हो नॉशनल प्रॉफिट का। यही इसमें थोड़ा सा सीखना है, इसको मैं कोशिश करता हूँ अच्छे से फॉर्मेट बना के लिखवा दूँ ताकि आपको याद रहे। आइए बच्चे, आपको तो पता ही है मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है, तो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा। आप मेरे साथ लिखना शुरू करेंगे। मैं यहाँ लिखूँगा परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि कितना परसेंट पहले वर्क सर्टिफाइड है वो उसका ही हम अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे पीएनएल में, तो ये मैटर करता है। दूसरी तरफ में क्या लिखूँगा? अमाउंट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है बच्चे, मैं टीएफ लिखता हूँ ट्रांसफ़र को, ठीक है। आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है आपके लिए, तो थोड़ा सा ना मैं हाईलाइट कर दूँ, इस्तेमाल करें टेक्नोलॉजी का। आइए, कुछ कंडीशंस हैं, हम लिखते जाते हैं। पहला कि जो वर्क सर्टिफाइड का जो परसेंटेज है ना बच्चे, ये अप टू 25% है, अप टू 25%। क्या कोई भी अमाउंट ट्रांसफ़र होगा पीएनएल में जब तक हमारा 25% सर्टिफाइड हुआ है? नो, अ बिग नो। आप कैसे लिखेंगे? नो, नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर, इज टू बी ट्रांसफ़र। ठीक है बच्चे। अच्छा, बी में हम लिखते हैं कि मान लीजिए कि अगर मोर देन more than 25% but less than 50% है, less than 50% है। देखिए आपने क्या देखा कि जो वर्क सर्टिफाइड है ना वो 25% से ज़्यादा है लेकिन 50% से कम है। ऐसी सिचुएशन में ना बच्चे, इतने में आप कितना ट्रांसफ़र करोगे बच्चे? आप करोगे 1/3 ऑफ नॉशनल प्रॉफिट, 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट। लेकिन ना देखिए बच्चे, एक ना कंडीशन है यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ आपको फिर समझाऊंगा। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड अपॉन वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। अच्छा, ये मैंने मल्टीप्लाई क्यों करा? एक बात बताओ बच्चे, पहले आप ना उसको पढ़ो ही मत, आप इस पोर्शन को जो रेड वाले से मैंने लिखा इसको पढ़ो ही मत। मैंने कहा कि आपने यहाँ पे पहले क्या चेकआउट करा कि जैसे ही 25% से ज़्यादा लेकिन 50% से कम अगर वर्क सर्टिफाइड होता है तो आप 1/3 दे दो नॉशनल प्रॉफिट का। तो आपने 1/3 दे दिया नॉशनल प्रॉफिट का। लेकिन एक बात बताओ, आपने 1/3 कह दिया कि हम देंगे, लेकिन एग्जैक्टली में क्या पूरा का पूरा कैश रिसीव हो गया है?
नहीं भैया, उसने 10% तो रिटेन कर लिया था ना, कॉन्ट्रैक्टी ने, वो स्मार्ट था, उसने 10% क्या कर लिया था, रिटेन कर लिया था। तो जो पैसा मिला ही नहीं, हम उसका क्यों दे दें सारा का सारा? जो पैसा मिला ही नहीं उसका सारा हम दे देंगे? नहीं। तो आप कितना दोगे? एग्जैक्टली में जितना मिला है प्रोपोर्शनेट उतना, कि भले ही आपने वर्क सर्टिफाइड करा था 1.5 करोड़ का, लेकिन कैश एग्जैक्टली में रिसीव्ड हुआ था 10% कम। तो जो कैश रिसीव है उसको डिवाइड कर लेना वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड से, तो मैं कह दूं कि ये 90% आया होगा। हाँ, तो ये 90% से आप मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि 10% तो हमें नहीं मिला था। तो अब ये जो भी आएगा ना, ये एक्यूरेट फिगर आएगा और इसे आप ट्रांसफ़र करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप करना हमेशा याद रखना बच्चे। आइए अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर सी, कि भैया ठीक है ये लेस देन 50% था। अब हमारा स्टेज ऑफ कंप्लीशन अगर मैं कहूँ, मतलब परसेंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ये 50% और मोर हो तो क्या करेंगे? 50% और मोर बट लेस देन 90%। तो ऐसे में आप क्या करोगे? सेम चीज़ बच्चे आप करोगे, बस ये 1/3 की जगह 2/3 हो जाएगा। 2/3 ऑफ नॉशनल प्रॉफिट, 2/3 ऑफ नॉशनल प्रॉफिट आप क्या करोगे? ट्रांसफ़र करोगे। लेकिन किसका? सेम चीज़ वही, जितना कैश रिसीव होगा उसी का आप करोगे ना, कैश रिसीव्ड अपॉन वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ओके, एक बस आखिरी सा पॉइंट रह गया इसमें छोटा सा, कि भैया अगर 90% और उससे ज़्यादा रहेगा तो फिर हम क्या करेंगे? फिर तो वो फाइनल स्टेज आ गया ना, हम मान के चलेंगे कि ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट होने वाला ही है। तो ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ लिखेंगे 90% और मोर, 90% और मोर, मतलब इसको मैं कह सकता हूँ कि नियरेस्ट टू कंप्लीशन स्टेज। हाँ भैया कह सकते हो, नियरेस्ट टू कंप्लीशन स्टेज। अगर इस स्टेज तक आ गया है तो फिर आप कितना नॉशनल प्रॉफिट का ट्रांसफ़र करोगे पीएनएल में डिविडेंड के लिए? तो फिर ऐसे सिचुएशन में ना बच्चे, हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं जो कि गिवन है। ठीक है, 4 ऑप्शन होंगे, मैं यहाँ लिख दूँ, वी हैव 4 ऑप्शंस, वी हैव 4 ऑप्शंस। और ये बिल्कुल इरेलेवेंट है, बहुत याद करना पड़ता है और ये यूज़ में कहीं तो आता नहीं है, लेकिन कोई नहीं, आपका मन करेगा तो आप याद कर लेना, अदरवाइज़ आपको ना, देखो बच्चे, अब तक इस्तेमाल जो होता है वो ए, बी और सी पॉइंट ही होता है। यूजुअली बी और सी नॉर्मली इस्तेमाल होते हैं ना, ए होता है ना, और लास्ट वाला ये डी होगा ना डी होता है। ठीक है बच्चे, तो ये भैया चारों ऑप्शंस क्या हैं? देखिए मैं वैसे लिख देता हूँ क्योंकि आपको थ्योरी पर्पज़ के लिए लिखना ज़रूरी है। ये वैसे ये कहीं इस्तेमाल होते नहीं हैं। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। वो ऑप्शंस क्या क्या हैं? आइए 1 बाई 1 करके मेरे साथ लिख लीजिए। या फिर बच्चे एक बात करते हैं, ये ना थोड़ा सा टेक्निकल अब हो जाएगा। ठीक है, जितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना, बच्चे को कुछ लगता है कि भैया ये तो मतलब अजीब सा हो रहा है, आप इसको इग्नोर करो फिलहाल के लिए। ये एक क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा, मैं वहीं पे इसको सिखा दूंगा आपको। ठीक है, ऐसा कुछ मान के चलिए कि ये 4 कुछ बातें होती हैं वो कैलकुलेट करनी होती है, वो क्वेश्चन का ही पार्ट होगा। ठीक है, तो बस आपको बस इतना याद रखना है कि आप कितना प्रॉफिट ट्रांसफ़र करोगे कॉस्टिंग पीएनएल में, ये डिपेंड करेगा कि कितना % वर्क सर्टिफाइड है। अगर वर्क का सर्टिफिकेशन का लेवल जो है, मतलब वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट का परसेंटेज जो है वो अप टू 25% है, 1 रुपया हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, कोई प्रॉफिट नहीं ट्रांसफ़र होगा। लेकिन अगर वो 25% से ज़्यादा और 50% से कम तक है, 50% तक नहीं बच्चों, 50% से लेस देन है, कम है,
तो आप क्या करोगे, 1/3 आप ट्रांसफ़र करोगे नॉशनल प्रॉफिट का, लेकिन कंडीशन ये होगी कि कैश रिसीव कितना हुआ है। अगर 100% कैश रिसीव हुआ है तो फिर यार 1/3 पूरा जाएगा, अदरवाइज जितना परसेंट रिसीव हुआ है सिर्फ उतना परसेंट जाएगा। हमारे एग्जाम्पल में 90% रिसीव हुआ था, जैसे कि पूरा 1.5 करोड़ था ना, 1.5 करोड़ का पूरा नहीं मिला था, उसका 10% कम मिला था, जो कि 90% मिला था। ओके, अगला हमारा कंडीशन है कि अगर 50% और मोर हो, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, और लेस देन 90% हो, तो फिर आप क्या करोगे, 2/3 ऑफ नॉशनल प्रॉफिट जाएगा, लेकिन कंडीशन वही है कि कैश रिसीव पूरा हो जाना चाहिए, नहीं तो ये प्रोपोर्शनेट आप निकाल देना, कैश रिसीव्ड अपॉन वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। और अगर 90% से और उससे ज़्यादा का हो तो फिर हमारे पास 4 ऑप्शन है, ये 1, ये 2, ये कुछ 3 और ये 4। ये छोटी छोटी बातें हैं, बाद में हम डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन के साथ। यहाँ तक आके बच्चों आपका सारा का सारा थ्योरी जितना भी था वो कंप्लीट होता है, और बधाई हो आपको, आपने इतना कुछ नया सीखा। अब हम आते हैं मॉड्यूल में, जितने भी एग्जांपल्स हैं ना, मतलब इलस्ट्रेशंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, हम उसे 1 बाय 1 करके सबको लगाने की कोशिश करते हैं, और सारा मैं कराऊंगा, ठीक है। आप फिर क्या करोगे, आप करोगे एग्ज़ाम में जितने क्वेश्चन आए हैं MTPs RTPs वो सब लगाओगे प्रैक्टिस के तौर पे। यूजुअली मैं अपनी क्लास में इतना ही कराता हूँ, ये सब कराता हूँ, ये मोर देन इनफ है। बच्चे आप रेफरेंस बुक रेफ़र करते रह जाते हो, और फाइनल डे जब आता है ना एग्ज़ाम का, उस दिन आप कहते हो कि चलो एक दिन पहले ना मॉड्यूल के भी कुछ क्वेश्चन है उसे देख लिया जाए, और एग्ज़ाम में ना प्लीज़ डोंट माइंड वो निकल नहीं पाता एग्ज़ाम। रीज़न बिहाइंड क्यों ना, कि जो हमारी मदर इंस्टीट्यूट है जिसने जो क्वेश्चन दिए हम उसे ही इग्नोर कर देते हैं, हम रेफरेंस बुक लगाते रहते हैं। मॉड्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहीं से भी क्लासेस लो, कोशिश किया करो, ठीक है, कि जो मॉड्यूल में क्वेश्चन है ना, ये वेराइटीज़ ना नेक्स्ट लेवल के होते हैं, डिफरेंट वेराइटीज़ के क्वेश्चन होते हैं, वो सारे आपको लगाने चाहिए। और एग्ज़ाम्स में आप देखोगे कि सारे क्वेश्चंस ना मैं कहूँ मेरे 6 साल के टीचिंग करियर में मैंने यही देखा है कि अप टू 90% जो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस में आते हैं ना, वो मॉड्यूल से ही बच्चे ऑलमोस्ट पिक कर ले जाते हैं, या तो डेटा बदल के या फिर पैटर्न वही रखा जाता है, ठीक है। मतलब कुछ नया सिर्फ 10% ही देखने को मिलता है, वो भी जब क्वेश्चन को टफ करना होता है, ठीक है बच्चे। तो आइए मॉड्यूल की तरफ हम जंप करते हैं। मॉड्यूल में टोटल 13 इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन नंबर मैं एक बार देख लेता हूँ, ये 11 to 23 है, ठीक है बच्चे। तो भैया ये 1 से लेके 10 तक क्या है, 1 से लेके 10 तक जो क्वेश्चन है बच्चे वो जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग के। प्रोसेस शुरू होता है जॉब और बैच, हाँ ठीक है, और ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है 11 से लेके 23 तक, मतलब टोटल 13 क्वेश्चन हैं। आइए बच्चे, आपके मॉड्यूल का जो पहला क्वेश्चन है, जो इलस्ट्रेशन नंबर 11 है, उसे हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए बच्चे, मैं ना न्यू वाली मॉड्यूल से करा रहा हूँ, यहाँ ना थोड़ा सा मतलब अच्छा दिखता है यहाँ पे। पुरानी वाली जो मॉड्यूल है वो थोड़ी सी ब्लैक एंड वाइट है। बेसिकली ये एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट है बच्चे, बस थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा कि यहाँ पे ना ईयर जो 2022 कर दिया ना, वहाँ 2012 या 13 करके ऐसे गिवन था, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम कॉपी एंड पेस्ट, इवन एक डॉट तक का चेंज नहीं है, ठीक है। तो आप भी यहाँ से पढ़ें वहाँ से पढ़ें, दोनों एक ही क्वेश्चन है। ओके, आइए क्वेश्चन पढ़ना हम शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि अ फर्म ऑफ बिल्डर्स कैरिंग आउट लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स kept in contract ledger, okay, separate account for each contract. On 30th June 2022, the following were shown as being the expenditure in connection with contract number 555. ओके, देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसका नंबर इन्होंने डाल रखा होता है ना, यूजुअली हम हर कॉन्ट्रैक्ट का एक नंबर अपने डाल देते हैं। ये 555 नंबर कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। और ये 30th जून को ना कुछ इन्होंने एक्सपेंडिचर के डेटा दे रखे हैं। कौन कौन से एक्सपेंडिचर, ये देखिए सारा का सारा कह रहा है कि मटेरियल परचेज़ किया है 1,16,126 का, ओके। इशू किया है 19,570 का इस पर्टिकुलर साइट पे, ओके। प्लांट विच हैज़ बीन यूज्ड ऑन अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, तो इसका क्या रिलेवेंस है, ये हमारे लिए इरेलेवेंट है। विच हैज़ बीन यूज्ड ऑन अदर पे हुआ तो हमें क्या लेना देना। ये एडिशनल प्लांट है, इसका भी हमें कुछ नहीं करना। वेजेस है, ठीक है जी, इतना हमने देख लिया, 147 का है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और प्रोपोर्शनेट एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ये हमारे काम का है। ओके, आगे हम देखेंगे, कह रहा है कि द कॉन्ट्रैक्ट विच हैड कमेंस्ड ऑन 1 फरवरी 2012,
अच्छा देखिए बच्चे, ये विद इन ना 1 ईयर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। 1 फरवरी को शुरू हुआ, 1 फरवरी को शुरू हुआ और 30 जून को ये ख़त्म हो गया। मतलब मैं कह दूँ कि 5 महीने ही चला है, ये कॉन्ट्रैक्ट से 5 महीने ही चला है। हाँ, आगे कह रहा है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है ना बच्चे, वो आपका 6 लाख का है, ठीक है। एंड अमाउंट सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ 25% रिटेंशन मनी। सॉरी बच्चों, एक ग्लिच आ गया था बीच में। और इसे पूरा फिर से रीड करते हैं हम। कह रहा है कि द कॉन्ट्रैक्ट विच हैज़ कमेंस्ड ऑन 1 फरवरी 2022 was for ₹6 lakh, okay, and the amount certified by the architect after deduction of 20% retention money, after deduction of 20% retention money was ₹2,41,600। देखिए बच्चे, जो 2,41,600 कैश रिसीव्ड हुआ है ना, बेसिकली मैं कह दूं, एक सेकेंड, बेसिकली वो ना आपका 80% है, ठीक है। वो 80% है, मतलब उसने कितना रिटेन कर लिया, 20% उसने रिटेन कर लिया, ठीक है। इट मीन्स कि जब आप दिखाएंगे, जब आप लिखेंगे सेल वैल्यू, अपनी वर्क सर्टिफाइड वैल्यू, तो इसको डिवाइड कर देंगे 80% से, 100% आएगा, वो दिखाएंगे आप, ठीक है। आगे कह रहा है कि द मटेरियल ऑन साइट वो ₹19,716। जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, वो आपकी बच गई है 19,716 की। और आगे आपसे क्या कह रहा है, फर्दर नथिंग, और डेप्रिसिएशन कह रहा है। अच्छा हाँ, डेप्रिसिएशन देखिए ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया है कि वो 2,260 रुपये की है। आपको कह रहा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के दिखाइए और साथ में ये बताइए प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट का। आइए आप मेरे साथ, आप एक काम कीजिए, या तो इस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नहीं तो मॉड्यूल आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वो ज़्यादा ईजी है, ठीक है। इसमें तो उतना अच्छे से विजिबल भी नहीं होगा आपको, ठीक है बच्चे। ओके, शुरू करते हैं इसको। आइए आप मेरे साथ हेडलाइन डालेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 11, ठीक है। पेज नंबर अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा। नाम क्या था बिल्डर का हमारा, वो तो लिखे यहाँ पे। आप प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से करेंगे, लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ नाम क्या था, अ फॉर्म ऑफ बिल्डर। जो भी ये नाम नहीं है तो हम यही लिख देंगे, अ फॉर्म ऑफ बिल्डर। और बेसिकली आप क्या बना रहे हो बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, तो आप वो लिखना यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है। प्रेजेंटेशन आपकी मैटर करती है, तो उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। हाँ, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि टाइम कम है तो कोई नहीं, आप टी शेप में भी अकाउंट एग्ज़ाम में बना के दिखा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ज़रा ड्रॉ कर लूँ बच्चे, आप भी कर लीजिए। ठीक है, ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ड्रॉ कर लिया। आइए आप लिख देंगे यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में आप करते हो ना, टू और बाय, यहाँ भी आप लिख दोगे, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन में जो भी इन्फॉर्मेशन है 1 बाय 1 करके हम पिक कर लेते हैं और कर देते हैं इसको जल्दी से।
हाँ क्या है हमारे पास, देखिए मटेरियल परचेज़ है और मटेरियल इशू है, दोनों के दोनों हम ले लेंगे। कितने की है, 1,16,126, 19,570। बेसिकली मेरे पास मॉड्यूल है बच्चे, कोई नहीं हम लिख लेंगे यहाँ से। आप भी कोशिश किया कीजिए कि आपके पास कोई सोर्स हो, वरना यहाँ से भी देख के आप काम कर सकते हो। मटेरियल, दूसरा मटेरियल इशू था ना, मटेरियल इशूड कितने का है, ये 1,16,126 रुपये का था और ये 19,570 का है। ठीक है बच्चे, दो चीज़ें हमने पिक कर ली, ये हो गया हमारा, ये हो गया। ओके देखिए प्लांट जो है ना वो हमारी असेट है, असेट की फुल वैल्यू हमें थोड़ी लेनी है, हमें तो सिर्फ इसका डेप्रिसिएशन लेना है और वो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कितने का, 2,260 रुपये का। तो मैं ले लूँ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। आपको ये क्लियर है ना, मैं इसका सिर्फ डेप्रिसिएशन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इस अकाउंट में बच्चे आप सिर्फ एक्सपेंसेस को डेबिट करते हो, असेट को नहीं। ठीक है, तो असेट हम कैसे डाल सकते हैं इसमें, एक्सपेंसेस उसका कर सकते हैं। हाँ उस पर डेप्रिसिएशन आई है कितने की भैया, 2,260 रुपये की, 2,260 रुपये की। ओके, और कौन सा एक्सपेंसेस हमने करा इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और वेजेस किया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस किया है, और ये अदर एक्सपेंसेस है हमारा प्रोपोर्शनेट, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस, इसके अलावा हमने कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस करे हैं, और एक हमारा अदर एक्सपेंसेस था, उसका नाम क्या था, एस्टेब्लिशमेंट ना, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। ओके बच्चे, वैल्यू क्या थी, जो वेजेस की वैल्यू है, जो वेजेस है वो 147,268, 147,268। ओके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, 4,052 रुपये की और 17,440 की दूसरी एक्सपेंसेस हैं। ओके, 4,000, 4,052 और ये 70,450। ठीक है बच्चे, यहाँ तक हमने क्या किया, जितने भी सारे के सारे ये एक्सपेंसेस थे बच्चे, हमने उन्हें डेबिट कर लिया। फर्दर हमें ये बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 6 लाख का है, जो हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मेंशन नहीं करते, हम क्या सिर्फ मेंशन करते हैं WIP में डालते हैं वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड और दूसरा कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। देखिए आप यहाँ लिखेंगे बच्चे मेरे साथ बाय WIP, मैंने बताया था ना कि सेल ना लिख के आप WIP क्यों लिखते हो। ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे बाय WIP और यहाँ आप दिखाओगे सबसे पहले वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, और दूसरे बच्चे आप क्या लिखते हो, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। हाँ भैया आपने सब कुछ समझा दिया है, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। ओके बच्चे, इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड तो नहीं दे रखा, नहीं दे रखा तो नील ले लेंगे। ठीक है, लेकिन वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड दे रखा है। क्वेश्चन ने कुछ इस तरीके से कहा कि उसने ना, किसने, कॉन्ट्रैक्टी ने 20% वैल्यू रिटेन करके आपको 2,41,600 रुपये दिए हैं। ठीक है, तो मैं कह दूं कि वैल्यू रिटेन कर लिया ना, किसका कर रहा है रिटेन, जितना हमें मिलना चाहिए था। तो इसका 100% पहले ये बताओ कि वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना रहा होगा, क्योंकि 80% ही पैसे दिए हैं, 20% तो रिटेन कर लिया। तो मैं कह दूं 2,41,600 को बच्चे डिवाइड कर देना 100% से। ठीक है, तो ये 2,00,000 एक सेकेंड, 2,41,600 है ना, डिवाइड कर दूंगा मैं, सॉरी कितना परसेंट से, 80% से, आई एम सो सॉरी, 20% जब रिटेन करा उसने तो 80% ही दिया है ना, तो ये 2,41,600 रुपये ये अपने आप में 80% है। तो 100% कितना, तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 80 और मल्टीप्लाई कर दूंगा परसेंटेज से, ये बचे 3,02,000 रुपये आ गई।
इट मीन्स मैं कह दूं कि मैंने 3,02,000 की मान ली है एक तरह से सेल, कि इतने का मैंने इस साल में सेल कर दिया है। ठीक है, अगला जो कंस्ट्रक्शन है ये फर्दर अब बाद में कंटिन्यू होगा। इस साल में तो सिर्फ 5 महीने ही कंस्ट्रक्शन चला है, और टोटल हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी थी, 6 लाख की। उसका हमको यूज़ नहीं दिखाते। और मैंने आपको बताया था कि एट द एंड अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक बच गई है ना बच्चे, क्लोजिंग स्टॉक, तो उसे दिखा दो। और ये क्लोजिंग स्टॉक किस चीज़ की होती है, ऑब्वियस है भैया, मटेरियल की। ठीक है, कितना था वो क्वेश्चन आपसे कह रहा था, 19,716 रुपये की। 19,716 आई थिंक यही है। 19,716 रुपये की आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बच गई है। हमने सब कुछ इस्तेमाल कर लिया बच्चे, क्वेश्चन में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है इसका। ठीक है, ओके। आइए अब ना आप मेरे साथ इसकी टोटलिंग करेंगे। पहले आप मुझे बता दीजिए, देखिए यहाँ से ना अलग अलग बच्चे अलग अलग तरह से प्रेजेंट करते हैं। मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करा रहा हूँ। कोई हमें कॉस्ट टू डेट नहीं निकालना, सीधा सीधे मुझे अब क्रेडिट का टोटल बताइए। ये 3,02,000 प्लस 19,716 की आपकी आ गई क्लोजिंग स्टॉक। तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना हुआ यहाँ तक। ये सबसे सिंपलेस्ट वे है बच्चे, आप भी यही फॉलो करेंगे। अगर आप कोई दूसरा भी कॉस्ट टू डेट निकालने वाला करते हैं ना करिए, वो पेचीदा है। 3,21,716। ठीक है, मैं वही यहाँ लिख दूँगा 3,21,716। और डिफरेंसेस से ना जो भी यहाँ पे डिफरेंस आएगा बैलेंसिंग फिगर से, वो उसको हम बोलेंगे नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट, जैसे ट्रेडिंग में जीपी आप बोलते थे, यहाँ नोशनल प्रॉफिट बोलोगे। और ये कैसे निकाल रहे हैं हम, ये हम निकाल रहे हैं बैलेंसिंग फिगर से। बच्चे आप 3,21,716 में से ये सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिए। ठीक है, आप ये करेंगे तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ना, वो 15,000 रुपये का आ रहा है। तो मैं कह दूं कि ये 15,000 हमारा क्या हो गया, नोशनल प्रॉफिट हो गया। हाँ भाई, आप कह सकते हो। यहाँ के बाद बच्चे बस एक स्टेप और फॉलो करनी थी आपको। मैंने बोला था कि इस नोशनल प्रॉफिट को ना आप बाई साइड में ट्रांसफ़र कर देना, बाई नोशनल प्रॉफिट 15,000, और इसके 2 टुकड़े कर देना। 2 टुकड़े कौन से, एक आप टुकड़ा करना किसके लिए, WIP में डालने के लिए, और एक प्रॉफिट एंड लॉस में के लिए। देखिए मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि जो WIP में लिखते हो ना बच्चे, ये रिज़र्व के लिए हम रखते हैं। ठीक है, अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। और प्रॉफिट एंड लॉस में जो डालते हैं ना, ये हम डालते हैं डिविडेंड के लिए। ओके बच्चे, ये हमेशा कैसे निकलेगा, वर्किंग नोट से निकलेगा। वर्किंग नोट जो अभी मैंने बताया था ना, वो कैसे निकालना है, कैसे ट्रांसफ़र होगा, और ये आएगा बैलेंसिंग फिगर से। आ जाइए आप मेरे साथ, अब इनकी हम टोटलिंग कर लेंगे। ये तो 15,000 ही आएगा, और यहाँ भी 15,000 ही आना है। ठीक है बच्चे, अब जल्दी से आप मुझे ये बताइए कि कितना % वर्क सर्टिफाई हो गया है। क्योंकि आप जानते हैं PNL में ना, PNL में हम उतना ही अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे जो रूल्स कहता है। और रूल्स क्या कहता है कि पहले ये पता करो कि कितना % वर्क कंप्लीट हुआ है। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे बच्चे, तो आइए मैं उसका एक फार्मूला लिख देता हूँ। वर्किंग नोट आप बना देंगे। वर्किंग नोट में आप लिखेंगे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। कंप्लीशन कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मल्टीप्लाई बाई 100। अब मुझे एक बात बताइए कि मुझे जानना है कि कितना % वर्क
कंप्लीट हुआ है, मुझे ऐसा क्यों जानना है, वो पहले आप मुझे यहाँ बताइए, आएंगे तो देखेंगे आप, पता चलेगा कि कितना परसेंट नोशनल प्रॉफिट का, कितना परसेंट नोशनल प्रॉफिट का आपको ट्रांसफ़र करना है किस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वो डिपेंड करता है कि कितना परसेंट आपका वर्क सर्टिफाइड हुआ है। ठीक है, तो पहले हम देख लें कितना परसेंट हमारा वर्क सर्टिफाइड हुआ है। उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे लिखा, इसको आप कंप्लीशन या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हो सर्टिफाइड। ठीक है बच्चे, ओके। अब मुझे बताइए कि वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कितने रुपए का सर्टिफाइड करा इसने, 3,02,000 रुपये की। तो मैं लिख दूँ यहाँ पे 3,02,000 रुपये की सर्टिफिकेट तो मिल गई है। आउट ऑफ कितना, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ना 6,00,000 रुपये का था, 6,00,000 रुपये का था, और मल्टीप्लाई बाई मैं 100 कर दूंगा। अब मुझे इसकी परसेंटेज बता दीजिए। इसकी परसेंटेज बच्चे 50.34%। अच्छा, अब रूल्स याद कीजिए, रूल्स क्या कहता था कि अप टू 25% अगर सर्टिफाई हुआ है तो 1 रुपया भी पीएनएल में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे डिविडेंड के लिए। लेकिन अगर 20% से ज़्यादा, ठीक है 20% से ज़्यादा लेकिन 50% से कम, बच्चे 50% से कम, रूल्स मैं याद दिला देता हूँ आपको, 50% से कम तो 1/3 जाएगा नॉशनल प्रॉफिट का। मोर देन 25% बट लेस देन 50% है तो ये 1/3 जाएगा नॉशनल प्रॉफिट का, लेकिन कंडीशन थी कि कैश रिसीव्ड उतना होना चाहिए। ओके, यहाँ पे देखो बच्चे 50% और मोर, हमारे वाले में तो दूसरे वाले कंडीशन में फॉल करेगा ना, 50% और मोर वाले में 50% और मोर, क्योंकि ये 15.34% आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन घुमाने के लिए है। इट मीन्स मैं कह दूं कि 2/3 ऑफ नॉशनल प्रॉफिट, 2/3 ऑफ नॉशनल प्रॉफिट। ठीक है, हाँ भैया, ओके। तो आइए आप कैसे लिखेंगे मेरे साथ, आप मेरे साथ लिखेंगे यहाँ पे कि नोशनल प्रॉफिट बाई 2/3 इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, अपॉन वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, ठीक है बच्चे, आप मुझे बता दीजिए ये कितना आया। नोशनल प्रॉफिट तो भैया हमने अभी निकाला था 15,000 का था, तो टोटल 15,000 मल्टीप्लाई बाई 2/3 इंटू कैश जो एग्जैक्टली रिसीव्ड हुआ है ना, वो 100% नहीं 80% रिसीव हुआ है ना, और वो कितना था, 2,41,600, 2,41,600, 2,41,600। ठीक है, और ये वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितने का आ रहा था हमारा, 3,02,000 की। अब ये मुझे बता दीजिए जो भी आएगा ना फिगर, वो हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमने कहा ना 15,000 को मैंने कर दिया मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 241। बेसिकली ये अपने आप में कितना परसेंट था, 80% था ना, तो मैं ना भी करूँ सिर्फ 80% से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये भी उतना ही आएगा। ठीक है, तो ये मेरा आ गया 8,000 रुपीज़। ठीक है बच्चे, ओके। ये मुझे पता चल गया कि 8,000 रुपीज़ क्या होएगा, 8,000 रुपीज़ पीएनएल में जाएगा, और ये हमने वर्किंग नोट से पता करा। तो जो रिमेनिंग फिगर है बच्चे वो कितना आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर 7,000 आ जाएगा। ठीक है, ये 7,000 हम इधर दिखा देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हम अपने पास रख लेंगे रिज़र्व के लिए, फर्दर जो भी एक्सपेंसेस होंगे उन्हें मीट करने के लिए। ठीक है, तो फाइनली आपका ये बन के तैयार हो जाता है यहाँ पे। तो आज बच्चे हम एक ही क्वेश्चन करेंगे, ये मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको करा दिया ताकि आपको
समझ में आ जाए कि ये बनता कैसा है, बेहद ही ईजी है। बस इसमें हमें सारे के सारे टर्म्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए, जो कि मैंने इस क्लास में सिर्फ थ्योरी ही कवर कराए, एक प्रैक्टिकल कराया, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इस पर हो जाए। रिमेनिंग 12 क्वेश्चन है बच्चे। 12 क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट 3 लेक्चर में सारा का सारा कवर हो जाए और मैं करा दूँ। टाइम मिलेगा अगर एक्स्ट्रा तो हम एग्ज़ाम के भी कुछ क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर करा देंगे। ठीक है बच्चे, मैं विद इन 1 मंथ, ठीक है, जितना भी कोशिश करूँगा कि कॉस्टिंग का आपका सिलेबस है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वो अपने चैनल पे कम्प्लीटली अपलोड कर दूँ। ठीक है, उसके लिए आपको कोई फ़ीस नहीं देनी। ठीक है, फ़ीस हमारी सिर्फ फेस टू फेस बच्चों के लिए है, क्योंकि उसमें बहुत खर्चे जाते हैं बच्चे। ऑनलाइन के लिए आपको कोई फ़ीस नहीं देनी। आप बने रहें चैनल पे और थोड़ा ना अपने दोस्त वगैरह को आप रेफ़र करो, थोड़ा ना वो रीच बढ़ाओ प्लीज़। लोगों की नज़र में नहीं होता ना, तो लोगों को मतलब बहुत सारे बच्चों की इससे हेल्प नहीं हो रही, और हमारी यही है कि हम बच्चों के सामने आएँ। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर भी हमारे कोशिश करूँगा कि मैं इवनिंग में ही रिकॉर्ड कर दूँ। ओके, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।